आप सभी के साथ हाहाकार देश भर में है। गली मोहल्ले से लेकर संसद के पटल तक हर तरफ चर्चा और बहस का माहौल है। मुद्दे सैकड़ों हैं, लेकिन अब सबकी निगाहें एसआईआर पर टिकी हुई हैं। लोकसभा में जोरदार बहस चल रही है और बीजेपी और विपक्ष दोनों की हाथापाई की तरह राजनीतिक चल रही है। वॉर पलटवार का सिलसिला चल रहा है। जहां भी देखिए आवाम यही पूछ रही है कि लोकतंत्र क्या दांव पर है, क्या इसकी दिशा तय की जा रही है। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद अब इसका दूसरा चरण शुरू हो रहा है और इस चरण में 9 राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, पश्चिमी बंगाल के साथ 3 केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार भी हैं, लक्षद्वीप भी हैं और पुडुचेरी भी है, जहां पे 321 जिले हैं। 1843 विधानसभा क्षेत्रों के लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। शीतकालीन सत्र के 7वें दिन लोकसभा में चुनाव सुधारों और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर चर्चा चल रही है और राहुल गांधी ने कहा भी कि आरएसएस सभी संस्थानों पर कब्जा करना चाहती है। आज की खबर है, चुनाव आयोग कब्जा किया जा रहा है और किया जा चुका है। इस तरह की बातें हुई। चुनाव में भाजपा इसका गलत इस्तेमाल कर रही है और राहुल गांधी ने कहा कि ईडी, सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर कब्जा किया जा रहा है और यह सब आरएसएस कर रही है। इससे पहले सपा प्रमुख ने भी, अखिलेश यादव ने भी कहा था कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर एसआईआर के बहाने अंदर ही अंदर एनआरसी वाला गेम कर रही है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी एसआईआर वोट डिलीट करने का टूल बनाकर टूल के बारे में बातचीत की और किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करने की अथॉरिटी के बारे में हुकूमत पर इल्जाम लगाया। चुनाव आयोग कह रहा है कि 5 लाख वोटर डिलीट, 6 लाख वोटर डिलीट और बीजेपी जश्न मना रही है, उन्होंने कहा। इससे पहले चर्चा की शुरुआत कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने की थी। उन्होंने कहा कि देश के 12 राज्यों में किया जा रहा एसआईआर गैर कानूनी है। संविधान में पूरे राज्यों में एक साथ एसआईआर को लेकर के कोई भी कानून नहीं है। इससे तत्काल प्रभाव से बात की गई और बीजेपी इसको लेकर के कांग्रेस को घेर रही है कि सब कुछ कांग्रेस का किया धरा है। अब जबकि कांग्रेस की हर जगह पे हार हो रही है तो कांग्रेस मुद्दे बना रही है, लेकिन असली मुद्दे क्या हैं? सरकार एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य क्या बता रही है? आम मतदाताओं को इसके कैसे लाभ मिलेंगे? क्या एसआईआर के जरिए किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम है या नहीं है? क्या यह प्रक्रिया मतदाताओं को प्रभावित कर रही है? क्योंकि बिहार में हमने देखा देश के 12 राज्यों में एसआईआर को लेकर के विपक्ष और कांग्रेस में खासतौर पर इसे गैर कानून होने का आरोप लगाया गया, लेकिन इसका जवाब क्या है? क्या सरकार इसको स्पष्ट कर सकती है या कर रही है? क्या एसआईआर के माध्यम से कोई एनआरसी या वोटर कटौती का काम नहीं चल रहा है? लोकतंत्र और चुनाव सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर इसे समझें तो आम जनता को एसआईआर प्रक्रिया मुल्क पर जो असर पड़ रहा है, आवाम पे जो असर पड़ रहा है, उसका सीधा असर हर जगह है और ये जानना हर एक के लिए जरूरी भी है कि देश में क्या चल रहा है। पार्लियामेंट के पटल से लेकर देश के हर गली मोहल्ले तक हर एक जुबान पर एसआईआर आखिर है क्या और ये किस चीज के लिए है? मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछले 78 साल में अगर सबसे बड़ा कोई चुनाव सुधार हुआ वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने किया, जब उन्होंने 1979 में 88-79 में मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, एनएसयूआई का। हमारी मांग के ऊपर उन्होंने करोड़ों जो भारत के नौजवान हैं उनको मत का अधिकार दिया, जब मतदान की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। इससे बड़ा चुनाव सुधार पिछले 78 वर्ष में इस मुल्क में और कोई नहीं हुआ। और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस साइड पे बैठे बहुत सारे सदस्य और बहुत सारे इस देश में लोग ऐसे हैं जिनको चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आज सवालिया निशान खड़ा करने की जरूरत पड़ रही है। मेरा यह सुझाव है कि इसमें 2 सदस्य और जोड़े जाने चाहिए, एक नेता विपक्ष राज्यसभा और दूसरा नामजद तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 2 लोग सरकार से रहेंगे, 2 लोग विपक्ष से रहेंगे और एक उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। और अध्यक्ष जी, अगर ऐसी समिति बनेगी तो फिर ठीक से खेला होगा,
और अगर वोट चोरी कांग्रेस को समझना है तो सबसे पहले वोट चोरी कहां हुई थी अध्यक्ष सभापति महोदय? सबसे पहली वोट चोरी 1947 में हुई थी, जब पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी सरदार पटेल जी के साथ थी और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। इससे बड़ा वोट चोरी का उदाहरण कहीं कुछ भी नहीं है। वोट चोरी 1975 में हुई थी, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके जनता के सारे अधिकारों को छीनने का काम किया था। वोट चोरी 1987 में जम्मू कश्मीर में हुई थी, जब राजीव और फारूक समझौता हुआ और जबरदस्ती सारे बूथों को कैप्चर किया गया। जो लोग चुनाव लड़ रहे थे विरोधी दल, उनको भगा दिया गया और उसके बाद कश्मीर ने 1987 के बाद उग्रवाद का ऐसा भयावह दौर देखा जो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के वोट चोरी का नतीजा। Everything has emerged from the vote. All the institutions have emerged from the vote. So it's obvious that the RSS has to capture all the institutions that have emerged from the vote. So the project of the RSS was to capture the institutional framework of the country, and I said how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. Second capture, which helps in destroying democracy, the capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here. The capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. And the systematic placement of bureaucrats who favor their ideology and attack the opposition and anybody who chooses to oppose the RSS. The third election, the third capture of the institution that directly controls the election system of our country, the Election Commission. Now, I am not saying this without proof. I have put forth adequate proof about how the Election Commission is colluding with those in power to shape the elections. Why is it that the CJI was removed from the selection panel of the Election Commissioner? What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? No Prime Minister has done this in the history of India. In December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Why was the law with regards to CCTVs and the data that they contain changed? Why was a law put in place that allows the Election Commission to destroy CCTV footage? पहली बार ईवीएम, आपकी जानकारी के लिए, 1987 में पायलट प्रोजेक्ट के नाते राजीव गांधी जी लेकर आए। ये ईवीएम की पूरी हिस्ट्री है। और 91 में जब नरसिम्हा राव की सरकार आई तो उन्होंने तय किया कि ईवीएम आएगा। और ईवीएम आएगा, ऐसे नहीं आएगा सर, ये सारी रिपोर्ट है सर। ये रिपोर्ट है 1961 के सेलेक्ट कमेटी की और ये रिपोर्ट है 1971 की सेलेक्ट कमेटी की। ये पूरे पार्लियामेंट को जानने वाली बात है। दोनों रिपोर्ट के अध्यक्ष जगन्नाथ राव कांग्रेसी थे और जो 1971 की रिपोर्ट बनी उसमें एचआर गोखले जो कांग्रेस के लॉ मिनिस्टर थे। और दोनों रिपोर्ट में क्या कहा? दोनों रिपोर्ट में यह कहा कि एसआईआर की आवश्यकता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन
होना इलेक्टोरल फॉर्म्स का सबसे बड़ा विषय है। 1961 में भी यही कहा, 1971 में भी यही कहा। जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, लेकिन जिस संस्था की जिम्मेदारी है निष्पक्ष रहना, वो आखिरकार संस्था निष्पक्ष क्यों नहीं है, सवाल ये है। और सवाल में यहां कि जो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट का जो तरीका है वो तरीका बदला जाए, वो कम से कम ऐसा हो, पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, दिखे कि हमारी भी कुछ भागीदारी है। क्योंकि जो व्यवस्था पहले थी उस व्यवस्था को अगर बदलने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस व्यवस्था को बदलने का जो सुझाव कांग्रेस पार्टी की तरफ से है उस सुझाव से हम सहमत हैं। कहा और अध्यक्ष महोदय, मेरा भी सुझाव है कि इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है और अभी सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने कहा कि वो एक वोटर लिस्ट भी करा देंगे, ये बात मैं कह दूं अध्यक्ष महोदय, उन्होंने ये कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन एक वोटर लिस्ट भी एक होगी। हमें उम्मीद है कि वोटर लिस्ट एक होगी और वोटर कार्ड ऐसा बने। अभी तक तो हम आधार कार्ड के लिए मांग करते थे, देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम तो कई समस्याओं का समाधान कर चुके हैं, सेल्फ एफिडेविट, सेल्फ अटेस्टेड अगर आप दे देंगे डेट ऑफ बर्थ तो हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अब सुनने में आ रहा है यूपी में आधार ही को स्वीकार मान ही नहीं रहे हैं उसको। आधार जैसा कार्ड जो जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, आपके फिंगर्स हैं, आपकी आई है, आपका पूरा डिटेल है, उसके बाद भी आप आधार को नहीं मान रहे, इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। वही एसआईआर में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं, तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर। हमारे बाद भी बहुत से देश आजाद होंगे, भारत को नेतृत्व करना चाहिए मताधिकार के मामले में। अगर हम सबको मताधिकार दे देंगे और वैल्यू एक रखेंगे, एक आदमी एक वोट दे, एक ही वैल्यू हो, तो उसका प्रभाव दूसरे देशों में जाएगा। इस कारण से सबको मताधिकार मिला। और बाबा साहब ने ये कहा संविधान सभा में, किसी ने कहा कि ये महिलाओं को मताधिकार अभी क्यों दे रहे हो, ये तो परिवार के जो मुखिया कहेंगे उसके अनुसार वोट करेंगे। बाबा साहब ने कहा ऐसा नहीं है, भारतीय महिलाएं समझदार है, जब वो भागीदारी करेगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाएं भी भागीदारी कर रही है और लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। बाबा साहब की बात सही निकली। ये निर्धारित करता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसने क्वालिफाइंग डेट पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, आपके प्रश्न का और जवाब किसी भी कानून, माननीय मंत्री, एक मिनट, माननीय मंत्री जी जो आपने प्रश्न उठाए, हाँ आऊंगा उसका जवाब मैं पहुंच जाऊंगा, मैं पहुंच रहा हूं। आर्टिकल 326 ये निर्धारित करता है। गौरव जी, जो उन्होंने कहा क्या अख्तियार है, आर्टिकल 324, 326 उसी का उल्लेख कर रहे हैं। यस, मैं पहुंच रहा हूं। आर्टिकल 326 ये निर्धारित करता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसने क्वालिफाइंग डेट पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और किसी भी कानून के तहत अयोग्य घोषित नहीं है, उसे वोटर के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त सेक्शन 16, जिस रूल्स की मनीष तिवारी जी बात करे थे, सेक्शन 16, 19 और आरपी एक्ट 1950 नामांकन के लिए निम्नलिखित मूल पात्रता शर्तें निर्धारित करते हैं। ये क्या शर्तें हैं साहब, ये सुनो। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए, ये शर्तें हैं। तभी तो सोनिया गांधी जी अब विषय आपके ध्यान में ही है कि वो बिना भारतीय नागरिक बने हुए वोटर लिस्ट में आ गई थी, तो बाद में नाम हटाना पड़ा और करना पड़ा। सबको पता ही है नहीं विषय, नहीं आपको तो अनुराग जी पता ही है।
सबको पता है। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए, सेक्शन 16। क्वालिफाइंग डेट पर आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होना चाहिए, ये सेक्शन 19। इसके अनुरूप ईसीआई ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि केवल योग्य नागरिकों को ही इलेक्टरल रोल में इंक्लूजन किया जाए। क्या गलत है साहब? और तथा निर्धारित पात्रता नहीं रखने वाले अयोग्य नागरिकों का एक्सक्लूजन किया जाए। तो फिलहाल एसआईआर का क्या मतलब है? हर एक की अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपने अपने सवाल हैं, और वे इस तरीके से सब के सब इस हवाले से एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। विक्रम मल्होत्रा साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, रफीक रादर साहब पीडीपी से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, सोहित शर्मा साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। मैं विक्रम साहब आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। देखिए, एसआईआर पे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आमतौर पर लोगों के एक ही जहन में है कि क्या एसआईआर देश को बेहतर अंदाज में, लोकतंत्र को बेहतर अंदाज में परोसने जा रहा है, बेहतर करने जा रहा है, या लोगों के हित के खिलाफ उनके जहनों पर नियंत्रण करने का एक टूल है? देखिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मुझे आपका ये वीडियो नहीं आ पा रहा है, पर जहां तक एसआईआर का सवाल है, मुझे लगता है ये जो पूरा ऑपोजिशन ने और खास करके कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से एक भ्रम पूरे देश में फैलाने की कोशिश की है एसआईआर को लेके, और इनकी अपनी बातों में ही विरोधाभास हमको नजर आता है। एक तरफ से ये कहते हैं कि इलेक्टोरल रोल्स में प्रॉब्लम है, एक एक आदमी के 5-5, 10-10 वोट बने हैं। कई दफा राहुल गांधी जी ने आज भी पार्लियामेंट में कहा कि ब्राजीलियन मॉडल 10 दफा वोटर लिस्ट में हरियाणा की नजर आती है। तो ये सारी जो खामियां हैं, इनको दूर करने का एक ही तरीका है, वो है एसआईआर। और एसआईआर के साथ लगभग हर राजनीतिक जो दल है उसके कार्यकर्ता होते हैं, हर बूथ में, हर ब्लॉक में, हर जिला में होते हैं। और जब आपके जो बीएलओज वहां जा रहे हैं और वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस समय पे मुझे लगता है हर राजनीतिक दल को उन वोटर लिस्टों का अध्ययन करके उसके सामने वो चीजें लानी चाहिए। अब जब आप चुनाव हार जाते हैं तो सिलेक्टिवली कुछ चीजों को उठा के मीडिया के आगे ले आते हैं और देश को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। पर मुझे लगता है कि आज बिहार में जैसे हमने देखा कि बिहार में जो वोटर एक्सक्लूजन हुई, तो कितनी आवाज उसमें उठी। अगर आज आपका, हमारा या किसी भी हमारे जानने वाले का अगर वोट एक्सक्लूड होता है, तो वो उसके लिए अपनी आवाज उठाता है, वो अपने अगर किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होता है तो उनके पास जाता है, वो बात करता है। तो अगर आपने इतने बड़े पैमाने पे 50-60 लाख के करीब वोटर्स एक्सक्लूड किए गए, तो अगर वो जेन्युइन वोटर्स होते तो वो जरूर आवाज उठाते, आप कहीं नजर आते। तो आज अगर बिहार ने अपना मैंडेट जब दे दिया, जब वहां कांग्रेस को और बाकी आरजेडी को शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो आपने सवालिया निशान खड़ा कर दिया इलेक्शन कमीशन पे। और जिस इलेक्शन कमीशन के जिस इंस्टीट्यूशन को कैप्चर करने की दुहाई आज राहुल गांधी दे रहे थे, तो आज आपको अगर याद होगा तो जो पहला इलेक्शन कमीशन था जिसमें सुखमय सेन जो थे पहले इलेक्शन कमीशन थे, जब वो रिटायर हुए तो कांग्रेस पार्टी ने उनको सूडान का एम्बेसडर बनाया था। वीएस रामा देवी जब रिटायर हुई, उनको हिमाचल का गवर्नर बनाया गया। टीएन शेषन जब इलेक्शन कमीशन से रिटायर हुए तो उनको गुजरात में इलेक्शन चुनाव लड़ाया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा। एमएस गिल रिटायर हुए, वो 10 साल मंत्री रहे यूपीए की सरकार में। तो इसी तरह से सीबीआई के डायरेक्टर अश्विनी कुमार जो थे, जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के, उनको सीबीआई का डायरेक्टर बनाया गया। तो किस मुंह से कांग्रेस पार्टी इस बात की दुहाई देती है कि इंस्टीट्यूशन पे कब्जा करने की बात कर रही है, जबकि खुद इस देश पे कांग्रेस पार्टी ने इंस्टीट्यूशंस पे कब्जे किए। और जब रायबरेली की इंदिरा गांधी जी की इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया, तो उसके बाद क्या पूरे देश को देखना पड़ा, वो हम सबके सामने है। तो आज अगर एसआईआर की एक्सरसाइज इस देश में हो रही है और जो लोग इस देश के नहीं हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हो रही है, और जो वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जवाजियत है इसको क्रिटिसाइज करने। तो आपके हिसाब से अपोजिशन आखिर इसे भ्रमित करने वाला क्यों बता रहा है, क्यों कह रहा है कि ये लोगों के जमहूरियत के डेमोक्रेसी के खिलाफ? ऑपोजिशन चुनाव हार रही है। आपने अगर इतना शोर आपने कहां देखा जब कर्नाटका में इलेक्शन कांग्रेस पार्टी ने जीता? इतना शोर आपने कहां देखा जब हिमाचल में इलेक्शन कांग्रेस पार्टी ने जीता? उस समय तो कांग्रेस पार्टी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी और कहीं आपको बताया नहीं कि यहाँ नकली वोट बने हैं या एक आदमी के 3-3 वोट बने हैं। तो ये एक सिलेक्टिव, जिस तरह से आज
कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व हार के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने की बजाय, अपनी राजनीति को जिम्मेदार ठहराने के बजाय पूरा ठीकरा इलेक्शन कमीशन के सर पे फोड़ना चाहता है, तो देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं, वो समझ रहे हैं। ठीक है, और ठीक है, देश सवाल पूछ लेते हैं पहले। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड साथ में पीडीपी से हमारे साथ में एक बड़े नाम, बड़े चेहरे रफीक राथर साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। वेलकम है सर आपका। मैं सुरेश शर्मा जी आपकी तरफ आऊं, आखिर क्यों देश को कांग्रेस भ्रमित करना चाहती है, लोगों के दिलों में डर पैदा करना चाहती है? पार्लियामेंट के पटल से लेकर के आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सब यही नजर आता है। आमिर साहब ये सच्चाई है जो जनता के बीच में जा रही है जी, और इस सच्चाई को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जहां तक एसआईआर की बात है, अरे ये एसआईआर देश हित में नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के हित में है। आज वो समय आ गया है कि अगर आप बिहार में चले जाओ तो एक समय था बिहार का जो वोट था जून 2025 में 7 करोड़ 89 लाख के करीब था। एसआईआर के बाद ये वोट कितना रह गया? 7 करोड़ 42 लाख के करीब रह गया, जिसमें से सीधा 45 लाख वोट काट दिया गया। ठीक, अब मुझे एक बताओ इसमें कितने वोट मिसिंग हो गए हैं और आप सोच नहीं सकते। सर तथ्यों का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, तथ्य आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल जो विक्रम जी उठा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी तादाद लोगों की थी तो इलेक्शन के दौरान क्यों नहीं नजर आई? उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाया कि हमारे वोट काट दिए? मुझे एक बार बताइए, हरियाणा से ट्रेनें भर भर के बिहार जा रही है तो इलेक्शन कमीशन आंखें बंद करके बैठा हुआ है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है 6 अक्टूबर को और 17, 24, 31 अक्टूबर तक 10,000 रुपए महिला को दिए जा रहे हैं। तो मुझे बताइए, तो कहाँ लोगों को बातें सुनी जा रही है? कौन सुनेगा? कौन सी सरकार देख रही है? कौन सा इलेक्शन कमीशन देख रहा है? आज वो समय आ गया है कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की तो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। अब हम किसके आगे बोले? हमने तो जनता के सामने जाना ही जाना है और हमें पूरी उम्मीद है जनता इस बात को समझ रही है। लेकिन प्रॉब्लम आज जाके यहीं पे आ रही है कि वोट चोरी इस कदर हो रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। डेमोक्रेसी नाम की नहीं रही, इलेक्शन कमीशन सुनने को तैयार नहीं है। इतना सब कुछ होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन आंखें बंद करके बैठा हुआ है। फिर हमें साहब बताइए, जनता कहां जाए? जनता किससे बात करे? इस बात का जवाब कौन देगा? जिस तरह से ये विक्रम जी बात रख रहे हैं कि अरे आप लोगों ने तो हरियाणा में वोट चोरी करके रख दिया था, 22,000 के करीब आप लोग जीते और 22,000 के करीब कितने वोट चोरी हुए हैं। ब्राजील मॉडल जैसी औरत को आप लोग हरियाणा में लेकर आए और 22 के करीब वोट डलवाएंगे, तो कहने का मतलब ठीक है, ये हरियाणा और महाराष्ट्र वाला जवाब तो विक्रम जी देंगे, लेकिन उससे पहले रफीक राथर साहब, क्या आपको लगता है कि वाकई एसआईआर के थ्रू या दूसरे तमाम तर तरीके से अब जीत का जो एक पैमाना है बीजेपी ने बदल लिया है? एक नए चोले के साथ वो मुल्क में कब्जा करना चाहती है, आरएसएस माइंड लोग कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि इसी तरह के इल्जाम लग रहे हैं। देखिए आमिर भाई, एसआईआर के पीछे जो मंशा है उसको पहले आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और मंशा यह है कि जहां जहां भी आपको मुस्लिम वोटर्स हैं, माइनॉरिटी वोटर्स हैं, किसी तरीके से उन मुस्लिम वोटर्स को आइसोलेट करना है, किसी तरीके से उनको दे विल हैव टू पुश टू द वॉल, इनकी ये मंशा है। और ये बुनियादी, और मैं बड़ी कॉन्फिडेंस से आपकी चैनल से यह बात कहना चाहूंगा, एसआईआर तो बाकी बहाना है, लेकिन एक्चुअली टारगेट जो है वो माइनॉरिटीज है और कोई और नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं, अभी मेरे दोस्त कांग्रेस के शायद हैं, वो बात कर रहे थे, वो फरमा रहे थे कि 49 लाख वोट्स। अब मेरा आंकड़ा है वो कुछ 56, 55 या 60 करोड़ लाख वोट कटे हैं वहां पर बिहार से। अब देखिए, एक रियासत में उसी वक्त आपको एसआईआर याद आता है जब वहां पर इलेक्शन है। इलेक्शन पहले 5 साल हो गए तब आपको याद नहीं आ गया, लेकिन इलेक्शन के दौरान मेरे ख्याल में 1 महीने पहले ये जो प्रोसेस था इसको कंप्लीट किया गया। और आपको एक बात और बताना चाहूंगा आमिर साहब, आपने सुना होगा यूपी में कई बच्चों ने खुदकुशियां की, जो बीएलओज थे, जिनको बड़ा फोर्स किया जा रहा था कि किनके वोटर्स काटेंगे और किनको एंटर करेंगे। एक ये। दूसरा ये कि जो राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने
आंकड़े भी सामने रखे थे, डेटा भी सामने रखा था कि किस एक मकान में 100 200 300 एक जगह 1100 वोटर्स एक मकान में दिखाए गए जिन्होंने वोट वहां पर डाला। उसका आज तक जवाब नहीं मिला। क्या ये आपका फर्ज नहीं बनता है इलेक्शन कमीशन का कि वो इन जो उनके खिलाफ जो एलिगेशन लगे हैं, चलिए हम मानते हैं एलिगेशन से, क्योंकि अभी प्रूव नहीं हुए, तो उनको ये क्या उन पर ये फर्ज नहीं बनता था कि वो मुल्क के सामने आए और देश के सामने आए और ये कह दे कि नहीं, ये जो कुछ सामने रखा गया ये सारा गलत, और अपने प्रूफ्स लेकर आते, अपने डेटा लेकर आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं कुल मिलाकर मैं ये समझता हूं कि ये हर साल एक कोई ना कोई ऐसा। रफीक साहब, बीच में जो चीजें आपने पॉइंट बताए राहुल गांधी वाले भी, उसमें भी ठीक है, विक्रम साहब से हम जवाब ले लेंगे। मैं आपने बीच में जो मुस्लिम और माइनॉरिटी वाला जुमला यूज किया, मैं उसकी वजाहत जरूर चाहूंगा कि आखिर हर जगह सियासी तौर पे मुसलमानों का, माइनॉरिटी का नाम क्यों घुसाया जाता है? क्या ये सिर्फ मुसलमानों के लिए एसआईआर, या फिर मुसलमान ही प्रताड़ित हो रहे हैं इस चीज से? अगर प्रताड़ित हो रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए बदकिस्मती यह है कि बीजेपी की जो सियासत है वो मुसलमानों की वजह से खड़ी है। अगर मुसलमान इस देश में नहीं होते तो बीजेपी वाले कभी भी इख्तिदार में नहीं होते। मुस्लिम दुश्मनी की वजह से ये इख्तिदार पर है, मुस्लिम दुश्मनी की वजह से इलेक्शन जीतते हैं। ये सारे देश में फैला। देखिए कि हमने एसआईआर लाया, अब एसआईआर में अगर ये ऐसे वोटरों को करते जो जाली तोड़ते तो किसी को एतराज नहीं था, लेकिन सारे देश में ये क्या मैसेज फैलाते हैं इनके मिनिस्टर्स, आपने उनके बयान सुने होंगे। उनका सिर्फ एक रहता है कि जो घुसपैठी है, जो बांग्लादेशी है, जो रोहिंग्यास है, जो ये इलीगली रहते हैं, तो और इशारा होता है मुस्लिम्स की तरफ, माइनॉरिटीज की तरफ, और ये आपको मानना पड़ेगा। आप अगर नहीं मानेंगे तो उसमें मैं ठीक है विक्रम जी साफ सीधा मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। शोहित जी कांग्रेस से ये कह रहे हैं कि इससे पहले महाराष्ट्र और हरियाणा का मॉडल हमने दुनिया को दिखाया और तथ्यों के साथ पेश किए। खासतौर पे इसके साथ साथ हमारे साथी रफीक रातर साहब भी ये कह रहे हैं कि मुसलमान दुश्मनी की वजह से ही बीजेपी की एमएसपी है मुसलमान और हिंदू करना, और इसी वजह से वो कामयाब होती रही है। बहुत सारे सवाल हैं जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी उठाए, जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं पहले रातर साहब की बात का जवाब दूंगा जी। ये इनको ये जो भारतीय जनता पार्टी पे एक इल्जाम लगाने की कोशिश ये सारे ऑपोजिशन पार्टीज मिलके करती हैं, और जिसका जवाब बार बार देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिता के उसका मुंह तोड़ जवाब देती है। उसमें मुझे लगता है कि आपको ये बात समझने की जरूरत है कि हिंदू मुस्लिम करना, वो सबसे ज्यादा जो फायदा जिसका मिलता है वो पीडीपी जैसी रीजनल पार्टीज को मिलता है, और वो हर मुद्दे को एक रिलीजियस एंगल देने की कोशिश करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो अभी तक की पॉलिटिक्स रही है उसमें सबका साथ सबका विकास की बात हुई है। देश में कोई हजारों की तादाद में स्कीम्स जो हैं, वो जो लोगों के वेलफेयर की स्कीम्स हैं वो चल रही हैं। किसी भी एक स्कीम में किसी को धर्म नहीं, के ये यहाँ तक मैं इसके बाद जवाब ले लूंगा आपसे पूरा, लेकिन मैं खास तौर पे आपसे एक चीज और जो सबसे ज्यादा समझने की कोशिश करूंगा। मल्होत्रा साहब, उन्होंने बहुत सारी मिसालें दी पीडीपी को, आपने कहा कि असल में ये रीजनल पार्टियां ही हिंदू मुस्लिम करती आ रही। एक कोई मिसाल बताइए, जैसे उन्होंने बहुत सारी मिसालें दी, पीडीपी के ऊपर कोई ऐसा इल्जाम जो उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया हो, मुसलमानों को चूज किया हो और हिंदुओं को निगलेक्ट किया हो। बात मुसलमानों को चूज और हिंदू को चूज करने की नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आपके साथ हुकूमत में जम्मू कश्मीर में रहे हैं और करीब 30 साल 40 साल हो गए पीडीपी पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। आपके सामने आपको बात बता रहा हूं, आज आपके सामने ये बात है कि आपके सामने बात एसआईआर पे हो रही है, ठीक, वो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है, इसमें कहीं मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है, पर इसमें पीडीपी मुसलमान को बीच में ले आई कि ये मुसलमान को एलिनेट करने के लिए एक्सरसाइज हो रही है। अरे भाई, पूरे देश भर में एक्सरसाइज हो रही है, और अगर रोहिंग्या मुसलमान है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर बांग्लादेशी मुस्लिम यहाँ आके बैठे हैं, अगर उनको वीड आउट करने की बात होती है, तो अगर घुसपैठियों की बात होती है, और बाय डिफॉल्ट दे आर मुस्लिम, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान के खिलाफ तो नहीं है। हिंदुस्तान वाले के मुसलमान के की राइट्स को इन्फ्लुएंस करने की बात नहीं है। जो बाहर से आए हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनकी बात है। अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुई 75%, 65%, 70% आबादी मुसलमानों की स्टेट में, तो क्या मुसलमानों को यहाँ वोट नहीं डालने दिया गया, या सिर्फ हिंदुओं ने वोट डाला इस जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन में? या पार्लियामेंट इलेक्शन होती है तो क्या मुसलमान डिसएंफ्रेंचाइज होता है, वो वोट नहीं डालते जम्मू कश्मीर? मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, हिंदुस्तान का हिस्सा है,
तो आज अगर एसआईआर को आपके सामने एक एग्जाम्पल है, जब अमरनाथ राव लैंड रो हुआ था, वो भी हमने देखा था किसने इंजीनियर किया था, क्या हुआ था उसमें, किसने उसमें जहर घोला था। ठीक है, तो आपको इस बात शर्मा साहब का जवाब देना चाहिए। ऐसे बेहद लंबे एग्जाम्पल में दे सकता हूं, पर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि एसआईआर का जहां तक सवाल है, ये इसको हिंदू मुसलमान बनाना कांग्रेस पार्टी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या और समाजवादी पार्टी बनाए। आज आरजेडी ने भी बनाया था इसको, आज आरजेडी को लोगों ने जवाब दिया। आने वाले समय में आपको और भी इसके नताइज नजर आएंगे, क्योंकि देश जो है वो इस बात को समझ रहा है कि हम अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं मल्होत्रा साहब यहाँ पे एक ही सवाल जो बच जाता है वो ये, जिसका जवाब मैं जरूर आपसे चाहूंगा कि इन दोनों का ये कहना है कि जब भी तथ्य के साथ आपके सामने में दिया जाता है, तथ्य पेश किए जाते हैं, आपकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। नहीं, तथ्य हमारे पास नहीं पेश कर रहे हैं, तथ्य तो इलेक्शन कमीशन को पेश कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, जिस वोट चोरी की ये बात कर रहे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी का हर पोलिंग स्टेशन के अंदर अपने एजेंट बैठे होते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी, अगर कांग्रेस के पास एजेंट ही खत्म हो गए हैं और वो वहां कोई बूथ पे बैठने वाला नहीं है, वो एक अलग बात है, पर हर पोलिंग स्टेशन पे, हर बूथ पे हर पार्टी के नुमाइंदे बैठे होते हैं जो चेक करके एक वोटर को इजाजत देते हैं अंदर जाने की, और उसके बाद फॉर्म साइन होते हैं। उसके बाद जब इलेक्शन खत्म हो जाती है वोटिंग, उसके बाद भी पोलिंग एजेंट वो फॉर्म साइन करके देते हैं। ये सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं, इसमें कुछ नहीं। सोहित जी, आप बीच में कुछ कह रहे थे, आपका पहले जवाब लेता हूं, फिर मैं विक्रम जी की तरफ आता हूं। सोहित जी, ऐसी है, विक्रम जी जिस तरह से बात रख रहे हैं, विक्रम जी तो कह रहे हैं कि एसआईआर बहुत अच्छे ढंग से चल रही है, कोई हेराफेरी नहीं है। अरे भाई विक्रम जी, आप ही के वर्कर्स, आप ही के लीडर्स, अजीत झा, नागेश्वर कुमार, अजीत झा जैसे लोग जो हरियाणा में वोट डालते हैं, दिल्ली में वोट डालते हैं और आपके बाद में बिहार में वोट डालते हैं, उसी तरह से नागेश्वर कुमार दिल्ली में वोट डालते हैं, फिर जाके बिहार में वोट डालते हैं। ये एसआईआर किसके लिए है? ये एसआईआर उन लोगों के लिए जो सेकुलर सोच रखने वाले लोग हैं। ये एसआईआर उन लोगों के लिए जो लोग भारतीय जनता पार्टी को इस देश से बाहर निकालना चाहते हैं, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम कर करके देश को लड़वाया है और धोखेधाड़ी की है, बेरोजगारी बढ़ाई है, भ्रष्टाचार बढ़ाया है। ये इसी करके ये इस तरह के ये एसआईआर कर रहे हैं, जिससे सेकुलर सोच रखने वाले लोगों को बाहर किया जाए, और ये हम होने नहीं देंगे। और जिस तरह से ये जो हालात चल रहे हैं, आने वाले में मैं इतने संकल्प से कह सकता हूं कि भारत की जनता इस बात को समझेगी और सब लोग बाहर निकलेंगे और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, जिसने आंखें बंद करके रखी हुई है। जो एसआईआर में जो कुछ धांधली हो रही है उस पे इलेक्शन कमीशन बोल नहीं रहा है, ये मैं कहना चाहता हूं। सर, किस चीज की बात कर रहे हैं आप? अवाम का साथ कहते हैं, अवाम का साथ तो कहीं भी नजर नहीं आता। वोट बैंक में भी हम देखते हैं आपके लोग आपसे ज्यादा पीछे होते जा रहे हैं। उसके अलावा रिजल्ट भी आता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के, अगर वो आइडियोलॉजी अच्छी है या बुरी, लोग उसी तरफ जा रहे हैं। सोच रखने वाले वोटों को काटा जा रहा है, सेकुलर सोच रखने वाले वोटों को काटा जा रहा है, इस बात को समझे। हरियाणा में भी वैसा ही हुआ, महाराष्ट्र में भी वैसा ही हुआ, बिहार में भी वैसा ही हुआ। अब इस बात को बोलेगा कौन, सुनेगा कौन? ठीक है, मैं कुछ मिसालें देता हूं। ठीक है रफीक साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, कुछ मिसालें देता हूं। मान लीजिए किसी इलाके में कोई लड़की या कोई लड़का दूसरे इलाके में जाकर के बस जाता है, या शादी हो जाती है, या उसकी मौत हो जाती है किसी शख्स की, या इस जैसा कोई भी जो वहां का वोटर है किसी एक पर्टिकुलर एरिया का, अगर वो वहां पे नहीं है, मुद्दतों से वोट नहीं डाल रहा है, तो क्या ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे वोटर्स का गलत इस्तेमाल ना हो, और ऐसे वोटर का जहां पे उनका नाम है या जहां पे होना चाहिए, और अगर नहीं है तो उसका नाम काट दिया जाना चाहिए? क्या इन तमाम तर चीजों को, इन लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए हमें इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं करना चाहिए? रफीक रातर साहब। देखिए आमिर भाई, मैंने दो सवाल, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, मैंने 2-3 सवाल पूछे थे। मैंने पहले आपसे, ये जो बीजेपी के दोस्त हमारे बैठे हैं, मैंने उनसे एक दो सवाल पूछे थे। मैंने पूछा था कि आप मुझे बताइए कि बिहार में सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही एसआईआर याद क्यों आया?
सिर्फ 1 महीने या 15 दिन पहले, इलेक्शन से पहले ये प्रोसेस कंप्लीट किया गया। इसी वक्त क्यों, इलेक्शन के टाइम ही आपको क्यों एसआईआर, जो आपने हरियाणा में किया तो यही किया, आपने यहाँ पर किया तो यही किया, आप यहाँ पर आप जो चीफ मिनिस्टर हमारे आसाम के वो डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ जल्दी जल्दी एसआईआर करे, तो ताकि मैं जो वो तो बड़े बड़े घटिया अल्फाज इस्तेमाल करते हैं आप नेशनल मीडिया पर, मुझे शर्म आती है कि ऐसे अल्फाज जैसे वो माइनॉरिटी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो ये इन्होंने ये नहीं मुझे कहा कि इलेक्शन में ही इनको याद क्यों होता है। दूसरा मैंने ये पूछा था आपसे, बड़ा गंभीर सवाल मैंने पूछा था कि आप मुझे बताइए ये बीएलओस की डेथ क्यों हो रही है, ये सुसाइड केसेस क्यों हो रहे हैं, इसकी कोई छानबीन क्यों नहीं करता। यूपी से 11 हो गए, बंगाल में भी 2-4 हो गए, तो आप इसकी तहकीकात ही क्यों करते हैं? ये क्यों सुसाइड करते हैं? सुसाइड इसलिए करते हैं कि उनको गवर्नमेंट का प्रेशर है, एजेंसीज का प्रेशर है, इनसे गलत करवाना चाहते हैं, कोई रेजिस्ट करता है और रेजिस्ट की वो करते हुए फिर वो प्रेशर में आ जाता है, बेचारा सुसाइड करता है। ये 11, 12, 13 जो बीएलओस की मौतें हुई हैं, तो इनको इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? आप इन्वेस्टिगेट क्यों करती इन चीजों को? तीसरी बात, मुझे खुदारा ये बताइए कि अगर आपको किसी जगह एसआईआर करना है, एसआईआर शौक से करिए, हमें कोई एतराज नहीं। आप कह रहे हैं दूसरी स्टेट से आ रहा है, कोई मर रहा है, कोई किसी की तलाक हुई है, किसी की शादी हुई है, वो उस हद तक भी मैं ये ठीक समझता हूँ। लेकिन मुझे आप ये बताइए, बिहार में डेटा आया सामने कि तकरीबन 100 कुछ ऐसी असेंबली सीट्स हैं जहां पर मार्जिन उतना ही हुआ जितने आपने एसआईआर में वोट्स काटे। कहीं पर 2000 काटे तो कैंडिडेट ने 1000 से हारा, या 2000 या 1500 से हारा, किसी जगह 4000 काटे, 5000 काटे, और उन जगहों पर ही जो अपोजिशन के कैंडिडेट थे वो हारे। तो क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन, चलिए जी मान लिया मैंने, ये परसेप्शन है, चलिए जी ये भी मैं मानता हूं, लेकिन देखिए सरकार, अगर ये किसी ने ये पॉइंट्स उठाए तो क्या सरकार का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और इनकी वजूहत देखें कि क्या हो रहा है? तो बिल्कुल करना चाहिए, मैं इस बात में सहमत हूं आपसे। लेकिन मुझे आप बताइए कि अगर आप जो इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर या फिर इस मौजूदा सरकार के ऊपर, मुझे बताइए कि क्या ये सही नहीं है कि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का एक भूत दिखाया जाता है बीजेपी का, उसी तरीके से आप जैसी पार्टियां, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पर्टिकुलर आप, जिस तरीके से विक्रम साहब कह रहे थे कोट एंड कोट, उस चीज को दोहरा रहा हूं, क्या ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर बंटवारा चाहते हैं इस मुल्क में? क्योंकि हम देखते हैं एक तरफ वेस्ट बंगाल में, बिहार में बाबरी मस्जिद के नाम पे क्या हो रहा है, सब कुछ आपको मालूम है। तो क्या ये गलत नहीं है कि सेम इस टाइम पर, जबकि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, दूसरे मसाइल थे, उससे ध्यान भटका करके मुस्लिम और हिंदू तबके के दरमियान दूरियां पैदा की जा रही है, बाबरी मस्जिद बनवाई जा रही है? मेरे भाई, आपके मुंह में घी शक्कर में यही अर्ज कर रहा था। ये डेलिब्रेटली, ये इश्यूज डेलिब्रेटली उठाए जाते हैं। नंबर एक तो माइनॉरिटीज को टारगेट करना है। सर, ये आपके लोग हैं ना रफीक साहब, मैं बीच में टोकना नहीं चाह रहा था, लोग तो आपके हैं ना, उन्होंने ही 2.5 करोड़ 3 करोड़ चंदा जमा किया है बाबरी मस्जिद के लिए। सवाल मस्जिद बनाने का नहीं है, सवाल यह है कि एट अ टाइम, इस टाइम पे मुद्दा कौन बना रहा है, किस कम्युनिटी के लोग बना रहे हैं? देखिए जी, मेरे लिए कोई मतलब की बात ही नहीं है। मैंने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज हैं जो आप कर सकते हैं। आप यहाँ से भी एक तबका, जब आप प्रवोक करेंगे किसी को, तो यहाँ से भी एक तबका निकलता है जो इस तरह की कार्रवाई करता है। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ कहने का ये था कि अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास और इनसे जब ये सवाल आप पूछते हैं कि माइनॉरिटीज को टारगेट क्यों करते हो, तो इनका सिंपल होता है, नहीं जी हम कहाँ टारगेट करते हैं, हमने तो रोड बनाई, उस पर मुसलमान भी चलेगा, सिख भी चलेगा, नहीं जी हमने नलका लाया, उस पर सब पानी, ये इनका होता है। लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर सूरत में चाहती है कि माइनॉरिटीज को कट टू साइज किया जाए, और ताकि जो मेजॉरिटी वोट है उसको कंसोलिडेट, और ये तो साबित हुआ ना, अगर कोई नहीं माने तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये साबित हुआ कि ये एक क्रिमिनल लाइन्स पर इलेक्शन होते हैं, और जितने भी इंस्टीट्यूशंस है बदकिस्मती से जो हमारे अदारे हैं उन सब पर कब्जा कर रखा है। अब मैं अभी नाम बताऊं तो कल नोटिस आएगी, नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वाइटल इंस्टीट्यूशंस, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, और जिनके जो आजाद होने चाहिए, उन सब इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा करके रखा है भारतीय जनता पार्टी, इस तरह से जकड़ कर रखा है उनको, तो वो बिल्कुल आजाद नहीं है, ना उनकी सोच आजाद है, ना उनका कलम आजाद है, ना उनका चलना और करना बिल्कुल आजाद नहीं है। वो सारे के सारे इस वक्त वो सरकार के विक्रम मल्होत्रा साहब, और वो कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप इन इंस्टीट्यूशंस को आजाद नहीं करेंगे, तब तक किसी भी सूरत में आप तस्वीर भी ना करें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे।
विक्रम मल्होत्रा साहब, हजारों लोगों को ट्रेनों में ठूस ठूस करके दूसरे स्टेट में भेज दिया जाता है वोट करने के लिए। इसके बावजूद कि उन्होंने 6 महीने पहले दूसरे स्टेट में वोट किया था। एक एक घर में सैकड़ों लोग निकलते हैं वोटर्स, और कई जगह पे इस तरह के फर्जीवाड़ा देखे गए। बाहर के वोटर्स के नाम पे या उनके चेहरों के नाम पे वोट डाले जाते हैं, उसके ऊपर जवाब नहीं दी जाती। लेकिन बीजेपी कम्युनलाइज कर रही है हर एक चीज को, यहां पे बोलने तक की आजादी नहीं है। देखिए, इससे बड़ी विडंबना कुछ हो नहीं सकती। जिस पार्टी के स्पोक्स पर्सन अभी पीडीपी के जो स्पोक्स पर्सन है, अभी ताजा उन्होंने चुनाव जीता है बाई इलेक्शन बड़गाम का। बिल्कुल। तो कहाँ इनको रोका गया इलेक्शन? कौन सा सरकारी बीजेपी को वहां 3000 वोट आए, कौन से सरकारी तंत्र ने वहां रोका इनको जीतने से? कहाँ इनके हकों का हनन हुआ? वो भी तो मुस्लिम कैंडिडेट थे। नहीं, जहां की आप मिसाल दे रहे हैं, मैं डिबेट को इस बीच में नहीं लाना चाह रहा था। जहां की आप मिसाल दे रहे हैं, दरअसल ये रिवायती पार्टी आपकी वहां पे चलने नहीं दे रही है, आपकी एंट्री बैन की है। नहीं, आप मेरी बात सुने प्लीज। ये कश्मीरी मुसलमान को देश के मुसलमान से अलग करके देख रहे हैं। जो कश्मीर का मुसलमान है वो भी तो मुसलमान है ना। यहाँ कौन सा वो मार्शल लॉ लगा दिया बीजेपी ने? यहाँ तो प्रजातंत्र, यहाँ तो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन से जीत के लोग आए। अगर आप इस बात को ये समझेंगे कि अगर आज यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन, उसी इलेक्शन कमीशन ने यहाँ भी इलेक्शन कराया है, उसी इलेक्शन कमीशन के तहत जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन हुआ, उसी इलेक्शन कमीशन के तहत देश भर में इलेक्शन हो रहा है। और जब राहुल गांधी से ये कहा गया कि आप हल्फनामा देके सवाल कीजिए इलेक्शन कमीशन से, तो वो हल्फनामा देने को तैयार नहीं है। और ये जितनी भी सारी आप दिक्कतें बता रहे हैं, ये आज इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड बातें हैं। तभी आज पार्लियामेंट में भी डिस्कशन उस पर दिन भर चलता रहा। सुझाव भी मांगे गए कि कैसे ऑपोजिशन पार्टी ये समझती है कि इलेक्शन कमीशन की वर्किंग और ज्यादा बेहतर हो। और अगर मैं बीच में इस टॉपिक को नहीं लाना चाह रहा था, लेकिन उनका ये साफ तौर पे कई डिबेट में ये कहना है, खासतौर पे एनसी और पीडीपी जैसी पार्टियों का, कि आपने डिलिमिटेशन करा के देख लिया, कुछ भी नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में। आपने 370-35 से खत्म करके देख लिया, जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं कर पाया खासतौर पे। और उसके साथ साथ आपने अब स्टेटहुड भी छीन लिया, वहां पे एलजी को पावर देके बैठा दिया, फिर भी आप वहां पे एंट्री नहीं मार रहे। इस तरह के इल्जाम तराशा होती है। तो जम्मू कश्मीर एक्सेप्शन है, मान सकते हैं। होना क्या था, देखिए, हमारा 370 तोड़ने का एक अलग मकसद था। वो बीजेपी के मंशूर का हिस्सा इतने सालों से था। वो इंटीग्रेशन जम्मू कश्मीर के साथ होती। वो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस वक्त भी कहा था, जब ये 370 लाया जा रहा था, तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि ये आप ऐसी फैसिलिटी जम्मू कश्मीर को एक्सक्लूसिवली नहीं दे सकते, मैं इसको अपोज करता हूं। और जम्मू कश्मीर को अगर हिंदुस्तान का हिस्सा बनाना है तो ये आर्टिकल मत रखिए। पर समय लगा, आज वो हकीकत में बदला उनका सपना, और आज बीजेपी जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग बन के आपके सामने है। दूसरी बात आई, उसके बाद जब सही टाइम आया तो चुनाव भी कराए गए, मोस्ट फ्री एंड फेयर चुनाव हुए। वो अलग बात है, पीडीपी इक़्तिदार में नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में आज आपके सामने बैठी है। तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन पे अगर आपको कोई खदशात हैं, सवाल है, आज पार्लियामेंट के सेशन में उस पर बात हो रही है। सर, आप सुनते ही तो नहीं है, यही तो इल्जाम है। मैं इस चीज से अलग नहीं हूं। मैं आपकी तरफ आता हूं। सुहेश जी, मुझे 1 मिनट दे दीजिए। विक्रम जी, यही तो कहना है उनका कि आप सुनते ही नहीं है। तथ्य लेकर के आपके पास जाते हैं, आप साफ तौर पे इनकार कर देते हैं। इलेक्शन कमीशन को मिलने के लिए प्रोटोकॉल होता है, 20-20, 25-25 लोग अलग अलग पार्टियों के जाते हैं, लेकिन आप मिलने नहीं देते। तो कैसे जो है सच्चाई की सुनवाई होगी? देखिए, आप एज ए एंकर क्लब मत कीजिए बीजेपी को और इलेक्शन कमीशन को। मेरा ये आपसे गुजारिश रहेगी, इलेक्शन कमीशन के पास ये जाना चाहते हैं, इनको आजादी है, जाके लोग मिलते हैं वहां। और अगर मैं आपसे फिर एक बात कहूंगा, अगर इतनी इरेगुलरिटीज, ये लोग कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों के मैंडेट को और अपनी विफलता लीडरशिप की जो है। अगर हरियाणा में इनकी लीडरशिप फेल हुई, इनके बीजेपी ज्यादा स्मार्टली अपने कास्ट कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब रही, उस तरह से सीटें बांटने में कामयाब रही और वहां सरकार बनाने में कामयाब रही, तो ये ठीकरा इलेक्शन कमीशन पे फोड़ते हैं। अगर बिहार में आज सोशल इंजीनियरिंग भारतीय जनता पार्टी ने करी और उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ और वहां नीतीश कुमार की सरकार ने काम किया था, उसका फायदा मिला, तो ये ठीकरा उस पर फोड़ना चाहते हैं। इसमें कहीं ना कहीं तो इसको रोक लगनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने फाइनली कहा कि पार्लियामेंट में आप आइए और बताइए क्या क्या इकदाम आपको इलेक्शन कमीशन में सुधार के लिए चाहिए, और इलेक्शन कमीशन से वो बात चीजें इनकॉर्पोरेट होंगी। पर अगर किसी ने चुनाव लड़ा है, जैसे मैंने भी चुनाव 2014 में असेंबली का लड़ा है,
हर आदमी वो आपको बता सकता है कि इलेक्शन की जो वोटर लिस्ट है उसमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसीज होती है, और उन डिस्क्रिपेंसीज को निकालने और उठाने का जो काम है वो पार्टी का कैडर करता है। पर ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी का कैडर सोया रहता है और इलेक्शन के बाद उनको कहा जाता है भाई आप शोर मचाओगे, इलेक्शन में चोरी हो गई। शर्मा जी, दो अलग अलग सवाल। एक सवाल ये विक्रम जी उठा रहे हैं कि अगर इतने सारे तथ्य हैं जो आप कह रहे हैं, जहां हरियाणा से लेकर के महाराष्ट्र और वोट चोरी के नाम से लेकर के आपके ईवीएम वगैरह वगैरह, और जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तथ्य दिए गए हैं, अगर वो उन सारी चीजों में सच्चाई है तो उसका आउटपुट नहीं दिख रहा। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह के बीजेपी के लोग अपनी पार्टी को जिताने के लिए मेहनत करते हैं, आपके साथ कोई है ही नहीं। बात ऐसी है अमित साहब, पहली बात तो ये है कि जब आपने हरियाणा ट्रेनों की बात की तो उसका विक्रम जी जवाब तो दे नहीं पाए जो उनसे आपने प्रश्न किया हुआ था, क्योंकि किस तरह से पानीपत से ट्रेनें चलती हैं करनाल से पानीपत तक, और किस तरह से करनाल से भागलपुर तक ट्रेनें जा रही हैं, और किस तरह से बिहार से लोग वहां से वहां जा रहे हैं, उसके बारे में तो विक्रम जी जवाब दे नहीं पाए। और जिस तरह से आप बात रख रहे हैं, देखिए अमित सर, इस बात को समझना होगा कि जिस तरह की ये जो पोजीशन है, आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में सभी संसद इकट्ठे होकर कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इलेक्शन कमीशन की तरफ गए थे, तो उनको रास्ते में ही रोक दिया गया था। अगर इलेक्शन कमीशन खुद नहीं चाहता मिलने के लिए तो कैसे हम लोग जाएं? अगर हम कोई भी तथ्य रखते हैं तो इलेक्शन कमीशन का फर्ज बनता है कि उस तथ्य की जानकारी ले, उस तथ्य को करें। आप मुझे बताइए, जब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था 6 तारीख को, उसके बाद 7, 13, 24 को ये लोग 10-10 हजार रुपया जीविका के नाम से महिला को दे रहे थे, तब इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद करके रखी थी। फिर उसके बाद जब हरियाणा से ट्रेनें चली पानीपत के लिए, जब हरियाणा से पटना के लिए, करनाल से पटना के लिए ट्रेनें चली, और इलेक्शन 1951 के तहत कोई भी पार्टी किसी वोटर को यहां से वहां नहीं लेकर जा सकती, लेकिन वो भी गैर कानूनी तरीके से ये लोग वहां तक पहुंचे। अब मुझे बताओ, इलेक्शन कमीशन सोई हुई है या नहीं सोई हुई है? उसकी आंखों में पट्टी बांधी हुई है या नहीं बांधी हुई है? जिस तरह से बिहार में धांधली की और 30,000 करोड़ पे लोगों पे बांटा, तो अरे बाबा, इलेक्शन से इसके लिए जितना कितना आसान था। ये जो हालात इन लोगों ने बनाए हैं, चोरियां कर करके, बेईमानी कर करके, महाराष्ट्र से शुरू हुए, हरियाणा में जाके हुआ, अब बिहार में हुआ, तो ये पश्चिम बंगाल में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हालात इन लोगों के। आज मुझे बात कौन सुनेगा अमित सर जी? कोई सुनने वाला है? किसके पास जाए? नहीं, सवाल यहां भी नहीं बनता। सवाल यहां बनता है कि आप लोग एक जगह टिके हुए नहीं रहते। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि तथ्य लेकर के आप आ रहे हैं, मैं इस चीज से इनकार नहीं कर रहा हूं। बीजेपी भी देख रही है इस चीज को, इलेक्शन कमीशन भी देख रहा है और लोग भी देख रहे हैं। सवाल यह है कि अगर तथ्य लेकर के आप आ रहे हैं, एक चीज पे आप टिके नहीं रहते। कभी कहते हैं ईवीएम में फॉल्ट है, कभी कहते हैं हैक हो गया, कभी कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन तमाम तर जो कानून है उसकी अनदेखी कर रहा है। हमने कभी भी नहीं कहा कि ईवीएम में फॉल्ट, हमने कहा कि चोरी हो रही है, और चोरी हमने किया कर्नाटक से, अपने जहां से हम लोग जीते हुए हैं, हमने वहां से शुरुआत की। हम कहते हैं 1 मैन 1 वोट, जो कि होना चाहिए, लेकिन वो चीज नहीं हो रही है। तभी तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर कभी हरियाणा में वोट डाल रहे हैं, कभी दिल्ली में वोट डाल रहे हैं, और अब जाके बिहार में। अरे सर जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। देश भी जानना चाहता है कि जिस तरीके से चीजें हैं आपके पास दरवाजे खुले हुए, इतने सारे तथ्य लेकर के आप इलेक्शन कमीशन नहीं जा रहा, क्या इलेक्शन कमीशन सर्वोच्च है? उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, उसके ऊपर आप क्यों नहीं गए? आपने कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया कि इस तरह के मसाइल हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन सुन नहीं रहा, लोगों से मिल नहीं रहा, तथ्य को देख नहीं रहा, जांच नहीं करवा रहा? अमित साहब, आपको याद होगा पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है जी, जिसमें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ना तो आप FIR लगा सकते हैं, ना ही उनके खिलाफ कुछ आप बोल सकते हैं। अब मुझे बताओ, किसके खिलाफ बोले हम? सर, इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ ये जिस रूल की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आता है। इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ की बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आपको नहीं जाना है, इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। सवाल यह है कि जो तथ्य हैं उसे आप कम से कम सुप्रीम कोर्ट में हल्फिया पेश भी तो कर सकते हैं, क्योंकि माफ कीजिएगा इस चीज के लिए इलेक्शन कमीशन भी तो आपसे कह रहा है कि हलफ उठा लो आकर के। अरे सुप्रीम कोर्ट में चल तो रहा है बिहार। ठीक है, रफीक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपको रिज्वाइन करवाता हूं। रफीक साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सर, दीदार भी हो रहा है आपका, बोलिए। हाँ, देखिए मेरी गुजारिश सुनिए आप।
ये जो इलेक्शन का ये सिलसिला है, ये इलेक्शन को मैनिपुलेट करने का एक प्रोजेक्ट है और एसआईआर उस प्रोजेक्ट की एक कड़ी है। सिर्फ एसआईआर के जरिए इलेक्शन को मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा है। ये मैंने कहा ना, ये एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी कड़ियां हैं। एक तो एसआईआर है, दूसरा ये है कि ईवीएम्स को भी हैक किया जा रहा है और उसके भी सबूत सामने आए हैं। नंबर तीसरा, जो अभी हमारे दोस्त भी जिसका जिक्र कर रहे थे, आपको नहीं पता कि इलेक्शन से पहले 10-10 हजार एक फीमेल के इसमें अकाउंट में डाले गए? क्या कहीं कभी इस मुल्क में ऐसा हुआ है? क्या कभी ऐसा होता है कि ये इलेक्शन फ्रॉड नहीं है, इलेक्शन खरीदा नहीं है? तो फिर क्या है? ये भी ये प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और तीसरा प्रोजेक्ट जो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, क्या आपको ये नहीं मालूम कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन का जो ये अपॉइंटमेंट होता था, उसमें जो बोर्ड था, उसमें आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते थे, उसको उनको ड्रॉप क्यों किया गया? साहब, इस बात से इनकार नहीं है, मैं आपकी बात का इनकार कर भी नहीं सकता। मैं सवाल सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, मुझे बताइए ये सब कब हुआ था? इलेक्शन से पहले हुआ था? रफीक साहब, ये सब कब हुआ था? इलेक्शन से पहले हुआ था। फिर इंडिया इत्तेहाद के पटल से ये क्यों नहीं कहा गया कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? बीजेपी को लड़ना है लड़े, जेडीयू को लड़ना है लड़े। मेरी जो बातें मैंने आपके सामने रखी, ये सारी की सारी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। कहीं ये किया जाता है, कहीं दूसरा काम किया जाता है, कहीं तीसरा काम किया जाता है। अब आपका सवाल ये कि अगर इलेक्शन का बाइकाट क्यों नहीं कर? देखिए, बाइकाट सियासत जो होती है वो उस जगहों पर चलती है जहां पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और आपके मुल्क के इंस्टीट्यूशंस, मुल्क के अदारे जो है, जो वाइब्रेंट हों, जो ट्रांसपेरेंट हों, जिनको जो अकाउंटेबल लोग को बनाए। जब उन इंस्टीट्यूशन पर ही आपने कब्जा कर रखा, जब उनकी जबान ही आपने बंद करी, उनके मुंह पर जब आपने पट्टी बांध के रखी, तो कौन जरूरत करेगा उनमें से बात करने की? तो फिर रफीक साहब एक मिनट मुझे बताएं, अगर जिस इल्यूजन की आप बात कर रहे हैं, अगर ऐसा है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए तथ्य के साथ, तो पूरा का पूरा इंडिया इत्तेहाद इन तथ्य की बुनियाद पर अवाम के सामने में आ रहा है और अवाम पे इसका असर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर आप इल्यूजन क्रिएट करने की बात कर रहे हैं कि बीजेपी इन तमाम तर चीजों पे कब्जा कर रहा है, बीजेपी जैसा चाह रहा है इस्तेमाल कर रहा है, तो हर जगह तो उसका इस्तेमाल होता हुआ नहीं दिखा जो बीजेपी मल्होत्रा साहब कह रहे थे। दूसरी चीज यह है कि जिस इल्यूजन की आप बात कर रहे हैं उससे सर्वोच्च भी कोई चीज है, बीजेपी के ऊपर भी कोई चीज है, पीडीपी के ऊपर भी कोई चीज होगा, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी कोई चीज होगा। तो जब शुरू से लेकर के अगर हम पॉइंट टू पॉइंट लेकर के चलते हैं, आपको कहा गया कि आप हलफ ले लीजिए, अगर आप ऐसा है तो आप नहीं लेते, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वाहवाही हो जाती है मीडिया में और बहुत अच्छा किया राहुल साहब ने और तथ्य के साथ उन तमाम तर चीजों को पेश किया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या देश की आवाम को इतना बुनियादी चीज समझ में नहीं आता है? आखिर 10,000 की आप बात कर रहे हैं, क्या ये आवाम को समझ में नहीं आ रहा है? और ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बीजेपी ढके छुपे कोई चीज कर रही है? सब कुछ तो आवाम के सामने में, आपके सामने में। मैंने 2-4 चीजें आपके सामने रखी जो मैंने कहा कि ये इस प्रोजेक्ट का ऐसा मैनिपुलेशन का जो ये प्रोजेक्ट है, इलेक्शन को मैनिपुलेट करना है, रीड करना है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एक कड़ी ये है इसमें, कहीं पर आप पैसा बांटते हो, कहीं पर आप फोर्स करते हो, कहीं पर ईडी को इस्तेमाल करते हो, कहीं पर एसआईआर करते हो। नंबर एक ये। दूसरा, मैं आपको ये बड़ा अजीब लगता है कहना कि आप मुझे बताइए, पीपल्स ये आपकी भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में गवर्नमेंट इलेक्ट होकर भी किस तरह से गिराई, मध्य प्रदेश में किस तरह से गिराई, बाकी जगहों पर क्या हाल हुआ जहां पर आप इलेक्शन जीतते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद भी कोई चांस नहीं होता है कि मेजॉरिटी पार्टी सरकार बनेगी जब तक बीजेपी उसमें ये हिस्सेदार नहीं होगी। अगर हिस्सेदार नहीं है तो फिर वहां पर टॉपल हो जाता है। ये ठीक है, जवाब ले लेते हैं पहले विक्रम मल्होत्रा साहब, क्या वाकई ये सच है? जितने सारे इल्जामात है, रफीक साहब भी कह रहे हैं कि 1-2 टूल्स नहीं है, बीजेपी के पास बहुत सारे हथकंडे हैं। देखिए, मैं रफीक साहब से पूछना चाहता हूँ, 2-3 सवाल करना चाहता हूँ। क्या ये बड़गाम वाला इलेक्शन फ्री एंड फेयर था? नहीं, तो उसके लिए तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना कि बड़गाम के अलावा नगरोटा में भी हुआ था, वहां पे भी आप इसी से मेरा जवाब आएगा। क्या बड़गाम का इलेक्शन फ्री एंड फेयर था या ये मैनिपुलेट किया गया था पीडीपी को जिताने के लिए? बिल्कुल फ्री एंड फेयर था, दोनों जगहों पर फ्री एंड फेयर था। लेकिन इसकी वजूहत में बताना चाहूंगा आपको, वो ये कि आप दुनिया जानती है कि बीजेपी के कश्मीर में बीजेपी का नाम लेवा भी कोई नहीं। अगर आप यहाँ पे इलेक्शन जीते तो फिर क्या रहता है? सारी दुनिया तो आपके और एनसी के बीच में फ्री एंड फेयर था ये इलेक्शन। आपके और एनसी के बीच में फ्री एंड फेयर था ना? फिर मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, आप मुझे एनसी के नहीं, मैं आपसे, आप बीजेपी की बात मत कीजिए, आप इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं। आप इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं। पर्टिकुलर एरिया को छोड़ देते हैं विक्रम साहब, क्योंकि जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी अलग है। जहां आपको जरूरत पड़ती है उनको इस्तेमाल करना, जहां आपको उनकी जरूरत पड़ती है मैनिपुलेट करना, वहां पर आप करते हैं।
जहां पर आपको लगता है नहीं यहाँ नहीं करना चाहिए, इसके बाद भी हम कपट आप छोड़ देते। आप देखिए यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो जिस तरह से ये ऑपोजिशन की पार्टीज और ये रीजनल पार्टीज इल्जाम लगा रहे हैं, अगर इस तरह के हालात होते तो जिस तरह से राहुल गांधी ने जेन जी का आह्वान किया था ना, और उनको आह्वान किया था, उनको वो तो आह्वान किया था आप आ जाओ सड़कों पे, तो हजारों लोग सड़कों में निकले होते। अगर उन्होंने वोट आरजेडी को डाला होता और निकला बीजेपी को होता, अगर उन्होंने वोट कांग्रेस को डाला होता और जीता बीजेपी का होता। सर वो यही तो कह रहे हैं कि कोई आवाज उठाएगा, आप अपने दूसरे टूल का इस्तेमाल करके उनको जेल के सलाखों में पीछे भेज दोगे। मल्होत्रा जी मेरी एक बात सुनिए, इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन नेशनल टीवी पर बात करना आप अच्छा नहीं लगेगा, वरना मैं आपको ये भी जवाब देता कि वोट क्यों पड़ते हैं आपको, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा नेशनल टीवी पर। अब यही बात है ना, मुझे बोलने दीजिए। वोट क्यों पड़ते हैं? वोट लोग डालते हैं तो वोट पड़ते हैं। और आज अगर आप देखेंगे पीडीपी को के साथ तमाम रीजनल पार्टीज और जो नेशनल पार्टीज भी हैं, उनको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि आज उनको अगर लोगों ने दुत्कारा है, रिजेक्ट किया है, तो उसके पीछे कारण क्या है, पीछे की वजह क्या है। ठीक है सुरेश शर्मा जी, ये सारे मसले अपनी जगह, फाइनल आउटपुट क्या, आगे क्या, अवाम क्या उम्मीद रखे आपसे? देखो बात ऐसी है, वोट चोरी कर करके सर इल्जाम नहीं चलेगा, इल्जाम सोहेब जी इल्जाम नहीं चलेगा। मुझे बताइए कि आगे क्या, अगर आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को गिराया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, तो आगे क्या? बता रहा हूँ, अरे सुन लीजिए मेरे भाई, प्लीज। 7 करोड़ 42 लाख बिहार की जनता है, 7 करोड़ 45 लाख वोट पड़ रहे हैं। आप मुझे बताइए ये किसके ऊपर है? ये तो इलेक्शन कमीशन का डाटा है ना, हमारा डाटा तो नहीं ना है। ये प्रूफ के साथ बता रहा हूँ आपको, इससे बड़ी चोरी और क्या हो सकती है। बाकी फाइनली ये है, हम इलेक्शन कमीशन के वोट चोर के खिलाफ हैं, जो वोट चोरी हो रही है उसके खिलाफ हैं, और बहुत जल्द दिल्ली में बहुत बड़ी रैली होने जा रही है कांग्रेस की, और इसमें हम पूरे भारत के लोग इकट्ठे होंगे इस वोट चोरी के खिलाफ। ठीक है, यानी कि अब साफ है कि अवाम का सहारा लेगा इंडिया इत्तेहाद, और इंडिया का ये जो गठबंधन है कांग्रेस लीडिंग करते हुए, उसमें कहीं ना कहीं अब अवाम के दर पे जाएंगे और उसके जरिए बीजेपी के चेहरे को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसके जस्ट उलट अवाम की तरफ से बीजेपी को सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो सही है या गलत, इसका फैसला अवाम खुद करे और बेहतर तरीके से, क्योंकि जो भी आउटपुट इलेक्शंस के आते हैं, रिजल्ट आता है, उसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सुरेश शर्मा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए।